हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HRIQ एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, हालांकि UGC नेट और UPSC EPF दोनों एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हो चुका है, फिर भी आपको एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखना है। तो उसी तैयारी को बूस्ट करने के लिए मैं ये जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का एग्ज़ाम हुआ था 2020 नवंबर को, तो उसका क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस अच्छी तरीके से पूरे तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये उस एनालिसिस का सेकंड पार्ट है, लास्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आप नहीं देखे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे जो कार्ट में वो पार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ये पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था, ये जो क्वेश्चन पेपर आपका है असिस्टेंट ऑफिसर HR के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस यहाँ पे होगा। तो दोस्तों, अगर आप लेबर लॉज की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट या फिर EPSC EPFO या फिर IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर HR या फिर ये सारे एग्ज़ाम्स में ये लेबर लॉ का जो PDF मैं आपको देता हूँ इंस्टामोजो के थ्रू, वो सारे एग्ज़ाम्स में उस PDF से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो वो जो PDF है आपको 600 क्वेश्चंस, मोर देन 600 क्वेश्चंस उस PDF में आपको मिलेगा, कवरिंग 18 लेबर लॉज, 18 वेरी इंपॉर्टेंट लेबर लॉज। तो आप उसको खरीद सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ESL असिस्टेंट ऑफिसर HR का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट, द फर्स्ट पार्ट विच कंटेन्स the same as the second part, 40 questions. You can see the first part in the link. So the first question of today's video is, as per the provisions of the Minimum Wages Act 1948, what is the maximum time interval after which government must review minimum rates of wages? तो ये पूछा गया है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के प्रोविजंस के हिसाब से जो मैक्सिमम इंटरवल पीरियड है जिसके हिसाब से गवर्नमेंट रिव्यू करेगा मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, वो कितने समय का ये इंटरवल दिया गया है। तो ये आपका 5 साल का इंटरवल दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ए सिस्टम दैट अलाउज ए पर्सन टू एडवांस अप आइदर ए मैनेजमेंट और ए टेक्निकल प्रोफेशनल लैडर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे दो आपका कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाता है। तो पहले तो आपका आइदर मैनेजमेंट या फिर टेक्निकल और प्रोफेशनल लैडर, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलता है। इन दोनों में से आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको ये टर्म का मतलब आपका है डुअल कैरियर लैडर। ओके, तो रिपैट्रिएशन का मीनिंग क्या है? रिपैट्रिएशन इज कमिंग बैक टू द होम कंट्री आफ्टर कंप्लीटिंग योर फॉरेन असाइनमेंट। कोई भी फॉरेन असाइनमेंट, कोई भी फॉरेन कंट्री या फिर इंटरनेशनल असाइनमेंट आपको अगर दिया गया है, उसको कंप्लीट करने के बाद अगर आप होम कंट्री को रिटर्न करते हो तो उसको बोलेंगे हम रिपैट्रिएशन। देन द ग्लास सीलिंग, डुओपोलॉजी ऐसा कुछ नहीं है। तो ग्लास सीलिंग जैसे मोनोपोली होता है तो डुओपोली भी होता है, डुओपोलॉजी ऐसा कुछ नहीं होता। तो ग्लास सीलिंग अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली कोई भी कैटेगरी या फिर कोई भी, सोच लो यूजुअली वुमेन को यहाँ पे लिया जाता है। तो वुमेन को कोई भी टॉप लेवल तक पहुँचने के लिए एक इनविजिबल बैरियर क्रिएट किया जाता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई भी वुमेन या फिर कोई भी पर्टिकुलर डेमोग्राफी यहाँ पे पहुँच नहीं सकता, इस बैरियर को क्रॉस करके आगे नहीं जा सकता। तो उसको हम बोलेंगे ग्लास सीलिंग। ये एक मतलब ड्रॉबैक है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव्स रिवॉल्व्स अराउंड द बिलीफ दैट द प्रोडक्शन सिस्टम इज प्राइवेटली ओन्ड एंड इज मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट। कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम प्राइवेटली ओन्ड है और प्रॉफिट मोटिवेटेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो पर्सपेक्टिव है इसको हम बोलेंगे रेडिकल पर्सपेक्टिव। तो ये जो यूनिटरी पर्सपेक्टिव, ट्रस्टीशिप पर्सपेक्टिव और प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव, इसका सही तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है। आप अगर पिछले वाले वीडियो देखे हैं तो वहाँ पे जाके ठीक तरीके से आपको याद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, वो सारे पर्सपेक्टिव के बारे में ठीक तरीके से वहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following terms is used for trainings that are arranged to overcome the shortcomings in the behavior and performance of old employees? तो old employees के behavior और performance के shortcoming जो भी वहाँ पे errors था उसको overcome करने के लिए जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसको हम बोलेंगे remedial training। तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्या होता है? रिफ्रेशर ट्रेनिंग इज द ट्रेनिंग ऑफ एन ऑलरेडी क्वालिफाइड पर्सन टू अपडेट द स्किल्स एंड नॉलेज टू ए चेंज स्टैंडर्ड। अगर कोई स्टैंडर्ड यहाँ पे चेंज किया गया है, इंप्रूव किया गया है, तो उसके हिसाब से ऑलरेडी क्वालिफाइड एक पर्सन है कोई भी फील्ड में, उसको उस एम्प्लॉय को अगर हम ट्रेनिंग देते हैं तो उसको हम बोलेंगे रिफ्रेशर ट्रेनिंग। ठीक है, Then orientation training programs are used to ensure that any new employee
हैज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयर एंड बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब सेटिस्फैक्टोरली। तो इसको हम बोलेंगे ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ठीक है, कोई भी न्यू एम्प्लॉय अगर है उसको एम्प्लॉयर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन या फिर जॉब को परफॉर्म करने के लिए बेसिक नॉलेज देना ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का काम होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम प्रमोशनल ट्रेनिंग। प्रमोशनल ट्रेनिंग क्या होता है? अगर कोई भी एम्प्लॉय है जिसका पोटेंशियल है वो प्रमोशन पा सकता है इन द नियर फ्यूचर, तो उसको अगर ट्रेनिंग दिया जाता है उस लायक बनाने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे प्रमोशनल ट्रेनिंग। व्हेन ट्रेनिंग इज गिवन टू एनी पोटेंशियली एफिशिएंट वर्कर्स हु आर लाइकली टू गेट प्रमोटेड इन द नियर फ्यूचर, इट इज कॉल्ड प्रमोशनल ट्रेनिंग। ओके, so this question is completed. Then the next question, a provision for the constitution of separate political fund has been given under, तो separate political fund कौन से एक्ट के तहत दिया गया है? आपका ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 का सेक्शन 16 अगर आप देखेंगे तो सेपरेट पॉलिटिकल फंड का प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस दैट एन एम्प्लॉय मस्ट रेंडर टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम ए कंपनी और एस्टेब्लिशमेंट्स। तो कोई भी कंपनी और एस्टेब्लिशमेंट में कंटिन्यूअस सर्विस कितने साल तक आपका मिनिमम कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए ताकि आप बेनिफिट पाओगे अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। तो कंटिन्यूअस सर्विस क्या होता है, हम पहले उसको जान लेते हैं। कंटिन्यूअस सर्विस आपका होता है प्रीवियस 12 मंथ में, अगर कंटिन्यूअस सर्विस में आपका लीव भी इंक्लूड होता है और वहाँ पे पेनल्टी के द्वारा अगर आप कोई लीव लेते हैं, मतलब पेनल्टी के द्वारा या फिर कोई पनिशमेंट के द्वारा अगर आप एब्सेंट रहते हैं काम में, तो वो आपका इंक्लूड नहीं होता। पर उसको छोड़ के अगर आप सही तरीके से आप लीव लिए हो तो वो आपका कंटिन्यूअस सर्विस के जो पीरियड कैलकुलेट होने में वो इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं। एक तो आपका है बिलो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के नीचे अगर आप काम कर रहे हो तो प्रीवियस 12 मंथ में आपका 190 डेज ऑफ सर्विस होना चाहिए, बिलो द ग्राउंड लेवल 190 डेज। ठीक है, और एबव द ग्राउंड लेवल अगर आप काम कर रहे हो तो वही आपका 240 डेज होना चाहिए मिनिमम। तो फिर आपको बोला जाएगा कि आप कंटिन्यूअस सर्विस हासिल कर चुके हो। तो अगर कोई सीजनल एस्टेब्लिशमेंट हो, ये तो आपका हो गया नॉन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अगर कोई सीजनल एस्टेब्लिशमेंट हो तो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए आपका 75% ऑफ द टोटल वर्किंग डेज आपका प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आपको कंटिन्यूअस सर्विस बुलाया जाएगा, कंटिन्यूअस सर्विस आपका मतलब कंसिडर किया जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस सर्विस अगर आप देखोगे तो ये भी आपका दो कैटेगरीज हैं। पहले तो आपका हो गया सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन। ठीक है, सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन। तो ये तीनों केसेस में आपका 5 साल का कंटिन्यूअस सर्विस है, ये आपका नॉर्मल केस है। ठीक है, 5 ईयर्स, तो इसीलिए यहाँ पे 5 ईयर्स आपका करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है या फिर वो डिजेबल हो जाता है, डिजेबलमेंट, डेथ और डिजेबलमेंट के केस में कंटिन्यूअस सर्विस आपका 0 है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे कंटिन्यूअस सर्विस नहीं चाहिए, ये वो दोनों केसेस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एवरी वर्क ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटीग्रेटेड एंड हार्मोनियस होल इज एन अजम्पशन अंडर व्हिच अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, ये एक हार्मोनियस होल, मतलब एक यहाँ पे एक लीडर होता है, वही ये बोल रहा है। तो ये कौन से अप्रोच को प्रेजेंट करता है? ये यूनिटरी अप्रोच को प्रेजेंट करता है। मैं आपको यही बोलूँगा, अगर ये चारों अप्रोच के बारे में आपको ठीक तरीके से जानना है तो क्वेश्चन नंबर 31 को आप रिफ़र कर सकते हैं। तो अगर आप पहले वाले वीडियो देखे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप नहीं देखे हो तो मैं फिर भी यहाँ पे आपको बोल देता हूँ कि यूनिटरी अप्रोच में आपका म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है और टीम वर्क भी होता है और शेयर्ड गोल भी होता है यूनिटरी अप्रोच में। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट टेम्पररी होता है यूनिटरी अप्रोच में। ठीक है, और यहाँ पे एक ही सोर्स ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे है यूनिटरी अप्रोच में। अगर आप ट्रस्टीशिप अप्रोच देखोगे, ट्रस्टीशिप अप्रोच आपका महात्मा गांधी जी ने दिया हुआ था ट्रस्टीशिप अप्रोच। तो ट्रस्टीशिप अप्रोच में आपका कोई भी ऑनगोइंग वेलफेयर एक्टिविटीज़ करने के लिए यहाँ पे ट्रस्टीशिप अप्रोच में आपका फंड देना पड़ता है किसको? एम्प्लॉयर को। एक ट्रस्ट के थ्रू एम्प्लॉयर एक ट्रस्ट खुद बन जाता है या फिर एक ट्रस्ट के थ्रू एम्प्लॉयर कंटिन्यूसली फंड देता रहता है फॉर द डेवलपमेंट और फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़। इसको हम बोलेंगे ट्रस्टीशिप अप्रोच। देन आपका सिस्टम्स अप्रोच दिए थे आपका जॉन टी डनलप ने। यहाँ पे ये इंटर रिलेशन किए थे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम का। तो वो सारे पार्टिसिपेंट्स आपका एक कुछ सब सिस्टम में कन्वर्ट किए गए थे
जो कि हम बोलेंगे लार्जर सोशल सिस्टम, उसका भी कुछ सब सिस्टम था, जैसे कि आपका टेक्नोलॉजीज, मार्केट, पीपल, ये सब यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे, वो सब आपको अफेक्ट किए थे इंडस्ट्रियल रिलेशंस को, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टम्स अप्रोच। तो अगर आप कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच देखेंगे, ये मार्क्सिस्ट अप्रोच का अदर नेम है आपका कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, या आपका रेडिकल अप्रोच भी बोला जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, कॉन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच, उसको ये कॉन्फ्लिक्ट आपका इनएविटेबल है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एक प्रोडक्ट होता है अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच। ओके, तो आपको ठीक तरीके से याद रखना है ये पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। This question asks that which of the following terms is used to denote a situation when some type of sexual behavior is expected as a condition of employment। condition of employment, आपको employment देने के लिए अगर कोई सेक्सुअल बिहेवियर यहाँ पे एक्सपेक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम हरासमेंट बोलेंगे, और वो टर्म पर्टिकुलर टर्म है आपका क्विड प्रो क्वो हरासमेंट। ओके, तो यहाँ पे फोर्स चॉइस अप्रेजल क्या होता है? द रेटर हैज़ टू मेक ए फोर्स चॉइस बिटवीन द अवेलेबल कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द एम्प्लॉइज यूजुअली थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाता है, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट है। तो उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस दिया जाता है, उन्हीं ऑप्शंस में से रेटर को रेट करना है एम्प्लॉय को। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है इम्प्रो शेयर मतलब इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी थ्रू शेयरिंग। तो ये एक कॉस्ट सेविंग ग्रुप इंसेंटिव प्लान है। तो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे सेट किया जाता है, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है या फिर इंप्रूव करना है थ्रू शेयरिंग। यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट होता है। तो नेक्स्ट आपका है हॉट स्टोव रूल, नेक्स्ट ऑप्शन आपका है। तो हॉट स्टोव रूल यहाँ पे दिए थे डगलस मैकग्रेगर, MC ग्रेगर, डगलस मैकग्रेगर। तो इसका यहाँ पे 3 स्टेजेस होता है। पहले तो आपको वार्निंग दिया जाएगा, कोई भी अगर आप भूल कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेज में आपको वार्निंग दिया जाएगा। सेकंड स्टेज में यहाँ पे आपको पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी हो ऑर्गेनाइजेशन में अगर सेम भूल यहाँ पे सेम गलती सेम मिस्टेक यहाँ पे करता है तो सेकंड स्टेज में उसको सेम पनिशमेंट मिलेगा। तो अगर कंसिस्टेंटली आप थर्ड स्टेप में क्या है, अगर आप कंसिस्टेंटली वही भूल दोहराते हो वही पनिशमेंट आपको फिर से मिलेगा। तो यहाँ पे एवरी टाइम पनिशमेंट मिलेगा थर्ड स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप इज़ वार्निंग, सेकंड स्टेप इज़ इंटेंसिटी, थर्ड इज़ कंसिस्टेंट डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है, जैसे कि आपको गरम स्टोव में अगर आप हाथ देते हो तो आपका हाथ जल जाता है इंस्टेंटली, तो वही यहाँ पे होता है उसी के बेस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आज पर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडियाज जॉब मार्केट, दैट इज़ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। आज यहाँ पे जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है यहाँ पे इंडिया का जॉब मार्केट में इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है या फिर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये डिक्लाइन हुआ है इन द पीरियड ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ। जब इंडिया का स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था उसी पीरियड में वुमेन का लेबर पार्टिसिपेशन यहाँ पे डिक्लाइन हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप टू एनहांस परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे कौन सा ये प्रोसेस है जिसको हम बोलेंगे कि सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई करता है, एड्रेस करता है ठीक तरीके से और डेवलप करता है ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप को परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए। तो लीडरशिप को डेवलप करना या फिर आइडेंटिफाई करना ये सक्सेशन प्लानिंग का काम होता है। तो सक्सेशन प्लानिंग के अंडर एक लीडरशिप प्लानिंग भी होता है, उसका एक पार्ट है लीडरशिप प्लानिंग। तो लीडरशिप प्लानिंग इसका एक्चुअल टर्म आपका है लीडरशिप डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे लीडरशिप डेवलप किया जाता है तो इसका टर्म आपका है लीडरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, तो और यहाँ पे आपका एक दिया गया है कैरियर प्लानिंग। तो कैरियर प्लानिंग का मतलब क्या है? इट इज़ पर्टिकुलरली हेल्पिंग द एम्प्लॉयज़ टू प्लान देयर कैरियर इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेसिटीज़ विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल नीड को बेस करते हुए कोई भी अगर एम्प्लॉय यहाँ पे है उसका कैरियर प्लान करने के लिए उसका जो भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसका कैरियर प्लान करने में हेल्प करना, ये आपका कैरियर प्लानिंग के अंदर आपका आएगा। तो स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रैटेजिक HRM इज ए प्रोएक्टिव मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यहाँ पे स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नहीं, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए रिएक्टिव मैनेजमेंट फंक्शन बट स्ट्रैटेजिक HRM इज ए प्रोएक्टिव मैनेजमेंट फंक्शन। आपको पहले से ही तैयार रहना है। इट लिंक्स कंपनीज ह्यूमन रिसोर्सेज विथ इट्स गोल्स। HR को यहाँ पे गोल के साथ लिंक किया जाता है पहले से ही, और यहाँ पे एडवांसली पहले से ही डेवलप किया जाता है इनोवेशन को, और ह्यूमन रिसोर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मार्केट में आपको लेना है ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया जाता है अंडर द स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
यहाँ पे केस स्टडी दिया गया है शिवालिक, ए सीनियर कंसल्टेंट विथ ZM कंसल्टेंसी। शिवालिक इस एक व्यक्ति का नाम है, यहाँ पे ये सीनियर कंसल्टेंट है विथ ZM कंसल्टेंसी। नाउ इन हिज मिड कैरियर, ये अपना मिड कैरियर में अभी है। इज लुकिंग फॉर जॉब शिफ्ट ड्यू टू हिज डिज़ायर फॉर कैरियर चेंज। व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर दिस। ये अपना जॉब को शिफ्ट करना चाहता है क्योंकि उसका डिज़ायर हुआ है अभी कैरियर को चेंज करने के लिए, कैरियर को यहाँ पे रीडेवलप इसको करना चाहिए, तो इसका टर्म आपका है रीडेवलपमेंट। तो बाकी जो तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, डुअल कैरियर लैडर और रिपाट्रिएशन और ग्लास सीलिंग, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्योंकि पहले से ही कुछ क्वेश्चंस में इसका मीनिंग आपको डिस्कस कर लिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑनेस्टी इन ब्रांड कम्युनिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ब्रांड कम्युनिकेशन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ऑनेस्टी आपको दिखाना पड़ेगा, तो ये मार्केटिंग एथिक्स का एक एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट आपका है हाउ इज ग्रेच्युटी कैलकुलेटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो यहाँ पे नॉन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के बारे में ही पूछा गया है क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा गया नहीं है, तो आपको नॉन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट को ही यहाँ पे कंसिडर करना है। तो ग्रेच्युटी नॉन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए कब यहाँ पे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, मंथली रेट ऑफ वेजेस लास्ट ड्रॉन इंटू 15, एक्चुअली दिस इज 15/26, ओके, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स वर्कड। तो यहाँ पे लास्ट में ही 26 डिवाइड किया है, तो मैं यहाँ पे 15/26 रखूँगा क्योंकि नंबर को यहाँ पे डिवाइड करने में आपको ईजी रहेगा याद रखने में। तो ये आपका करेक्ट मेथड है। तो अगर आप देखेंगे कि सीजनल एस्टेब्लिशमेंट, तो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के तहत यहाँ पे 7 डेज ऑफ वेजेस इंटू नंबर ऑफ सीजन्स, जितना सीजन यहाँ पे काम किया है, तो वो आपका हो गया ग्रेच्युटी अमाउंट। देन द पीस रेटेड एम्प्लॉयज़ आर देयर। पीस रेटेड एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे जो पीस रेट के हिसाब से यहाँ पे काम करते हैं, उनके लिए लास्ट 3 मंथ्स में आपका जो वेजेस हुआ है उसका एवरेज, ठीक है, एवरेज वेज इन द लास्ट 3 मंथ्स एवरेज वेज मल्टीप्लाइड बाय दिस 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स वर्क, सेम। बस यहाँ पे मंथली रेट ऑफ वेजेस लास्ट ड्रॉन के वजह द एवरेज वेज ऑफ द 3 मंथ्स यहाँ पे डाला जाएगा पीस रेटेड एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, makemyday.com, दिस इज अनदर केस स्टडी, हैज़ डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर 100% ई रिक्रूटिंग। इसको ई रिक्रूटिंग करना है तो 100% ई रिक्रूटिंग करेगा। द कंपनी इज लुकिंग फॉर प्लेटफॉर्म्स इट कैन यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेटफॉर्म फॉर ई रिक्रूटिंग एंड दस कैन नॉट बी यूज्ड। तो ई रिक्रूटिंग के प्लेटफॉर्म यहाँ पे नीचे जो दिया गया है, क्या यहाँ पे नहीं है। कंपनीज ओन वेबसाइट के थ्रू ये ई रिक्रूटिंग कर सकता है, कैरियर वेबसाइट्स के थ्रू भी ई रिक्रूटिंग कर सकता है, और इंटरनेट जॉब बोर्ड्स के थ्रू भी ये ई रिक्रूटिंग कर सकता है। और ऑन कैंपस जो प्लेसमेंट होता है, ये ई रिक्रूटिंग नहीं होता, ये ऑफलाइन के थ्रू होता है, तो ये इंटरनेट यहाँ पे यूज़ करना नहीं पड़ता ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच थ्योरी ऑफ इमर्जेंस ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म profounds that the means of production must belong to workers। तो यहाँ पे कौन से थ्योरी यहाँ पे देता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट बिलोंग टू वर्कर्स। तो यहाँ पे ये थ्योरी आपका कार्ल मार्क्स ने दिया था, तो कार्ल मार्क्स आपका रिवोल्यूशनरी थ्योरी दिए थे। तो बाकी जो सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी आपका रॉबर्ट एफ हक्सी, और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी थ्योरी आपका वेब्स ब्रदर दिए थे। उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिस्क्राइब, उसका डिस्क्रिप्शन व एनालिसिस उसका मिल जाएगा इसका, तो आप देख सकते हैं उसको पहले वाले वीडियो में, ठीक है। मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स डज ए कंपनी कंसिडर ऑल द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एज पोटेंशियल कैंडिडेट्स एंड अनाउंसेस द ओपनिंग्स फॉर पोजीशंस इंटरनल। यहाँ पे इंटरनल अनाउंसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे सारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उसको हम पोटेंशियल कैंडिडेट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे ओपन है सारे के लिए, तो इसको हम बोलेंगे ओपन प्रमोशन सिस्टम। तो सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन सिस्टम क्या होता है, सीनियरिटी के हिसाब से अगर आपको प्रमोशन दिया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे सीनियरिटी बेस्ड, और मेरिट के हिसाब से अगर आपको प्रमोशन दिया जा रहा है, आपका स्किल्स और नॉलेज, या फिर सीनियरिटी भी एक मेरिट के हिसाब से यहाँ पे काम करता है, तो वो मेरिट के हिसाब से आपका मेरिट बेस्ड प्रमोशन हो जाएगा। तो क्लोज्ड प्रमोशन सिस्टम क्या है, व्हेन ओनली मैनेजर्स डिसाइड व्हिच वर्कर्स विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन, इट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड प्रमोशन सिस्टम, ओके। I hope कि this question is analyzed properly. Then the next question, which of the following specifically deals with modifying the existing human resource strategies and crafting new strategies in order to pay more salaries, provide more benefits and create a high quality of work life to retain the best employees। तो यहाँ पे retain करना पड़ रहा है, ये सारे tactics आपको यूज़ करने के बाद आपको retain करना पड़ता है, रिटर्न करने के लिए सारे स्ट्रेटजी आपको यूज़ करना पड़ता है।
तो ये आपका है रिटेंशन मैनेजमेंट, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज पर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स इज नॉट कवर्ड अंडर द एंटाइटलमेंट्स। तो ईएसआई एक्ट 1948 के तहत आपका डिसेबलमेंट बेनिफिट है, ये आपका 90% ऑफ द स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट यहाँ पे दिया जाता है डिसेबलमेंट बेनिफिट के लिए। तो हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर है। मेडिकल बेनिफिट भी आपको यहाँ पे दिया जाता है और मैटरनिटी बेनिफिट सेम एज द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पीरियड बस यहाँ पे डिफरेंट है मैटरनिटी बेनिफिट के लिए। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में आपका 80 डेज आपका वर्किंग डेज होना चाहिए और यहाँ पे 70 डेज आपका वर्किंग डेज होना चाहिए कंट्रीब्यूशन पीरियड। उसके बाद ही आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, दैट इज नॉर्मली आपका 26 वीक्स का मिलता है। It is the same as the maternity benefit act. Okay. Then the next question, an individual's belief that he or she is capable of performing a task is referred to as। कोई भी टास्क को, कोई भी काम को परफॉर्म करने के लिए अगर कोई इंडिविजुअल सोचता है कि उसके पास वो क्षमता है, वो कैपेबल है, वो जो टास्क है, वो जो काम है उसको परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ एफिकासी, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी एक टर्म यहाँ पे है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द एक्सटेंट टू व्हिच गोल्स परस्यूड बाय द इंडिविजुअल आर इन लाइन विद द इंटरेस्ट एंड वैल्यूज ऑफ द सेल्फ। आपका खुद का जो इंटरेस्ट है, खुद का जो वैल्यू है, उसको बेस करते हुए उसके ही हिसाब से अगर आपका कोई गोल आपको परस्यू करना है, उसको हम बोलेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस। देन अनदर टर्म इज देयर, इट इज कॉल्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन इज द इनहेरेंट पॉजिटिव ह्यूमन टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स ए ग्रोथ एंड इट हैज़ 3 कोर नीड्स, दैट इज ऑटोनॉमी, ठीक है, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। ये तीनों कोर नीड्स यहाँ पे सेल्फ डिटर्मिनेशन में है, ठीक है। टुवर्ड्स ग्रोथ ही इसको मूव करना है, ह्यूमन टेंडेंसी, इट इज़ ए ह्यूमन टेंडेंसी। देन द नेक्स्ट इज ए केस स्टडी। इट आस्क्ड अबाउट दिशा इंटरनेशनल organized a 5-day training program for senior managers. After completion of 6 months, they are now evaluating results of the training by comparison of costs. This process is called, यहाँ पे cost का कंपैरिजन होकर ट्रेनिंग का बेनिफिट या फिर ट्रेनिंग का रिजल्ट यहाँ पे निकाला जाता है, तो इसको हम बोलेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कितना यहाँ पे कॉस्ट हुआ, उसके हिसाब से आपका ट्रेनिंग कितना इफेक्टिव हुआ, ट्रेनिंग का बेनिफिट क्या हुआ, तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो ROI एनालिसिस भी एक है। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब it is a measure of the amount of return in a particular investment relative to the investment's cost। तो कॉस्ट कितना हुआ है, उसके हिसाब से कितना रिटर्न आपको मिला है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, उसको अगर आप एनालिसिस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बेंचमार्किंग का मतलब एक स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको सेट करना है, कोई भी काम हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके हिसाब से आपको एक स्टैंडर्ड अगर सेट करना है तो उसको हम बोलेंगे बेंचमार्किंग। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, यहाँ पे प्रॉफिटेबल को देख के अगर कुछ यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है तो उसको हम बोलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ये सिंपल टर्म है, इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 रिलेटेड टू स्ट्राइक। द मेथड ऑफ प्रोटेस्ट वेयर यूनियंस मे नॉट ऑफिशियली स्टॉप वर्क बट वर्क एट ए स्लोअर पेस। यहाँ पे पेस यहाँ पे स्लो कर देते हैं, अपना काम को यहाँ पे धीमा कर देते हैं और यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए यहाँ पे मना कर देते हैं, तो इसको हम बोलेंगे वर्क टू रूल। रूल के हिसाब से वो काम करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा काम यहाँ पे नहीं करने के लिए मना कर देते हैं। और यहाँ पे गो स्लो भी इसको हम बोलेंगे क्योंकि वो काम धीमा कर रहे हैं। सो वाइल्ड कैट स्ट्राइक विच इज नोन एज वाइल्ड कैट स्ट्राइक। वाइल्ड कैट स्ट्राइक इज अदरवाइज नोन एज अनऑथराइज्ड स्ट्राइक बिकॉज इट हैज़ नो अप्रूवल ऑफ द यूनियन। यूनियन का यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिलता, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मतलब ऑफिशियली यहाँ पे नोटिस नहीं दिया जाता वाइल्ड कैट स्ट्राइक में। ये यहाँ पे कोई भी इमोशनल आउटबर्स्ट होकर अगर कोई स्ट्राइक कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे वाइल्ड कैट स्ट्राइक। अगर सोच लो, अगर यहाँ पे कोविड के टाइम में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम बंद होने के कारण स्टूडेंट स्ट्राइक कर रहे हैं, कोई कुछ जगह में एग्ज़ाम को बंद करने के लिए, कुछ जगह में एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए, तो वो इमोशनल आउटबर्स्ट होकर यहाँ पे कोई भी नोटिस नहीं देके सडनली जाके वो स्ट्राइक करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे वाइल्ड कैट स्ट्राइक। देन कम्स द पिकेटिंग। इन केस ऑफ पिकेटिंग, वर्कर्स क्विट देयर वर्क प्लेसेस, they prevent others to enter the workplaces and they show placards and demonstrations against the employers or the managers or the management. Okay, so this is called picketing. Even they will not work and they will not able to make entry of other employees into the campus. Okay, then the next is boycott. Boycott is voluntary. Boycott can be non-violent. Then it is intentional abstention फॉर एनी प्रोडक्ट और एनी सर्विसेज और एनी काइंड ऑफ वर्क। आपको कोई भी अगर काम यहाँ पे छोड़ना है, आप बॉयकॉट कर सकते हैं इंटेंशनली। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि दिस क्वेश्चन इज एक्सप्लेन प्रॉपरली। द
देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स फेयर वेज। तो फेयर वेज आपका क्या है, सबसे हाई स्टैंडर्ड वेज आपका है लिविंग वेज। लिविंग वेज इज टू मेंटेन ए सेटिस्फैक्टोरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये आपका सबसे हाई है। देन उसके नीचे आपका आएगा फेयर वेज, ठीक है। फेयर वेज इज ए वेज दैट इज रीजनेबल फॉर द टाइप ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पे वही लिखा है, फेयर वेज इज एट ए लेवल बिटवीन द लिविंग वेज एंड द मिनिमम वेज। तो फेयर वेज के नीचे आपका आएगा मिनिमम वेज। मिनिमम वेज आपको मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अकॉर्डिंग टू द लॉ जितना वेज देना चाहिए वो आपका है मिनिमम वेज। तो फेयर वेज इज ओनली दैट अमाउंट ऑफ वेज दैट इज रीजनेबल फॉर द टाइप ऑफ वर्क डन। जितना आप काम किए हैं उसके हिसाब से अगर आपको ठीक वेज मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे फेयर वेज। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज ए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन दैट फोकसेस ऑन की बिहेवियर्स दैट डिफरेंशिएट बिटवीन डूइंग ए जॉब इफेक्टिवली और इनइफेक्टिवली। कोई भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम जो कि आपका फोकस करता है कि इंपॉर्टेंट बिहेवियर के ऊपर ये फोकस करता है सो दैट इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डूइंग ए जॉब इफेक्टिवली और इनइफेक्टिवली। तो इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल। तो 360 अप्रेजल क्या होता है, 360 डिग्री अप्रेजल आपका सबऑर्डिनेट, आपका पेयर, आपसे रिलेटेड, आपका सुपीरियर भी और कोई कस्टमर भी यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है आपका परफॉर्मेंस को रेट करने के लिए। आप जिस लोगों को आप भेंटते हैं, मतलब जिस लोगों के साथ आप बातचीत करते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है वो सारे लोग को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है 360 डिग्री अप्रेजल। आपका परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए, आपको रेटिंग्स देने के लिए वो सारे लोगों को यहाँ पे पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच थ्योरी ऑफ बिजनेस एथिक्स स्टेट्स दैट एन एक्शन इज मोरली राइट इफ द डिसीजन मेकर freely decides in order to pursue either their short term desires or their long term interests। तो इसको हम बोलेंगे थियोरी ऑफ इगोइज्म। ओके, तो यहाँ पे एक यूनिवर्सलिस्ट थ्योरी भी है। यूनिवर्सलिस्ट थ्योरी इज दैट देयर सर्टन HR practices have a direct and positive impact on organizational performance irrespective of the context in question। कोई भी कुछ पर्टिकुलर HR practices यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के हिसाब से। कोई भी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को, यहाँ पे पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे नहीं है, सारे जगह में यहाँ पे ये पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर HR प्रैक्टिसेस, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सलिस्टिक थ्योरी के अंडर ये दिया गया था। तो यूटिलिटेरियन थ्योरी आपका थ्योरी ऑफ मोरालिटी के अंडर आपका आता है यूटिलिटेरियन थ्योरी। तो इसके अंडर आपका क्या था, दिस थ्योरी एडवोकेट्स एक्शंस दैट फोस्टर्स हैप्पीनेस और प्लेजर एंड अपोजेस एक्शंस दैट कॉज अनहैप्पीनेस और हार्म। तो ये जो थ्योरी है ये आपका दो टाइप का एक्शंस को यहाँ पे, एक तो एक्शन को यहाँ पे सपोर्ट करता है या फिर एडवोकेट करता है उस एक्शंस को जो एक्शन आपका हैप्पीनेस ला के देता है या फिर प्लेजरेबल सिचुएशन आपके लिए खड़ा करता है, वो एक्शंस को ये सपोर्ट करता है। और अपोज करता है कौन से एक्शन को, जो एक्शन आपका अनहैप्पीनेस या फिर हार्मफुल आपके लिए है, वो एक्शन को ये यूटिलिटेरियन थ्योरी अपोज करता है। देन आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस थ्योरी, ऑप्शन नंबर 3। So this theory argues that societies have a duty to individuals in need and that all individuals have a duty to help others in need. Its proponents link it to human rights। तो ये human rights के बारे में बोलता है theory of distributive justice कि सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोगों को मदद चाहिए उनका ये हेल्प करे, ठीक है। तो सारे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अदर्स को यहाँ पे जो लोगों का मदद है उनको हेल्प करे, सोसाइटी का भी और सारे लोगों का भी। तो ये ह्यूमन राइट्स के बारे में यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बात करता है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अबाउट ग्लोबलाइजेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज नॉट एन आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इवेंट्स ऑकरिंग इन वन प्लेस हैविंग ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस इम्पैक्ट्स वर्ल्ड वाइड। वन प्लेस यहाँ पे ये भी आपका एक ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पे एक फेनोमेना है। तो ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन पहले हम जान लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग पीपल एंड कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड यहाँ पे इंटरैक्शन होता है, तो पहला तो ज़रूर आपका ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हो जाएगा। देन डीरेगुलेशन ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉज एंड ग्रोथ ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ये इसका भी ग्लोबलाइजेशन, इसको ग्लोबलाइजेशन का अंदर भी आएगा क्योंकि यहाँ पे आपका वर्ल्ड वाइड इसका इम्पैक्ट रहता है। देन लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स बीइंग इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड बाय इवेंट्स वर्ल्ड वाइड, तो ये भी आपका ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। तो लास्ट टर्म ही आपका ग्लोबलाइजेशन का पार्ट नहीं है, जो आपका इंक्रीज्ड ऑटोनोमी ऑफ द नेशन स्टेट, तो ये पर्टिकुलरली एक नेशन स्टेट के बारे में बोलता है, तो ये ग्लोबलाइजेशन का पार्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्टिव डिस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ जॉब डिससेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा दे रहा हूँ, तो इस पॉइंट में कलर यहाँ पे चेंज कर दूंगा।
इस यहाँ पे आपका रहेगा डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इस जगह पे आपका रहेगा डिस्ट्रक्टिव, तो यहाँ पे इसका अपोजिट में आपका रहेगा कंस्ट्रक्टिव। तो ऊपर आपका रहेगा एक्टिव और नीचे आपका रहेगा पैसिव। तो ये जो जगह है उसके अंदर जो रहेगा उसके हिसाब से हम देखेंगे जॉब डिससेटिस्फैक्शन का रिस्पॉन्सेस। तो यहाँ पे आपका रहेगा क्विट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रहेगा वॉइस, यहाँ पे आपका रहेगा लॉयल्टी और यहाँ पे आपका रहेगा नेग्लेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये एक्टिव भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है, एक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। इसके अंदर आपका आता है क्विट या फिर एग्जिट। तो यहाँ पे ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। बाकी सारे भी ऐसे ही डिटरमाइन किया जाएगा। अगर एक्टिव कंस्ट्रक्टिव है तो ये वॉइस आएगा, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव पैसिव या फिर पैसिव कंस्ट्रक्टिव अगर है यहाँ पे लॉयल्टी आएगा, और पैसिव डिस्ट्रक्टिव अगर यहाँ पे है तो ये नेग्लेक्ट आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आज पर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, RTI एक्ट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है 2005। इफ द इन्फॉर्मेशन सॉट फॉर कंसर्न्स ऑफ लाइफ और लिबर्टी ऑफ ए पर्सन द सेम शैल बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर्स ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट देने के 48 आवर्स के अंदर ही इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इन्फॉर्मेशन सॉट फॉर कंसर्न्स ऑफ लाइफ और लिबर्टी ऑफ ए पर्सन, यहाँ पे 48 आवर्स के अंदर ही यहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा RTI एक्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स of the Constitution of India mentions that the state shall direct its policy towards securing equal pay for equal work for both men and women। तो ये आपका आर्टिकल 39 के अंदर आपका आता है। तो आर्टिकल 41 में आपका क्या है, आर्टिकल 41 बोलता है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल 41 इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और ओल्ड एज और सिकनेस, ये तीनों केसेस में आपका राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, राइट टू वर्क या फिर पब्लिक असिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए। आर्टिकल 41 ये बोलता है। तो आर्टिकल 40 आपका लेबर लॉ में इसका इतना इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है। तो आर्टिकल 38 क्या बोलता है, आर्टिकल 38 आपका बोलता है टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट सोशल ऑर्डर विच स्टैंड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, पीपल के वेलफेयर के लिए कोई भी सोशल ऑर्डर को सिक्योर करना या फिर उसको प्रोटेक्ट करना, ये आपका आता है आर्टिकल 38 के अंदर। तो इसको ये सारे आर्टिकल आपको याद रखना चाहिए। ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आपका आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के लिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द RTI एक्ट 2005 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, तो आपका सेक्शन 21 में आपका आएगा। Then the next question, which of the following types of strikes is conducted usually by a small section of workers who may defy their own union leader। यूनियन को यहाँ पे डिफाई करते हुए, इवन यूनियन लीडर के बात को ना मानते हुए जो स्ट्राइक करते हैं उसको हम बोलेंगे वाइल्ड कैट स्ट्राइक। तो यहाँ पे बाकी तीनों का भी आपका एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। वर्क टू रूल, वर्क टू रूल मतलब जो भी टास्क आप करोगे अकॉर्डिंग टू द रूल स्ट्रिक्टली आप उसको फॉलो करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे हम पर होगा। तो काम का पेस भी यहाँ पे स्लो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। गो स्लो में आपको काम का पेस स्लो करना है, ना कि काम को बंद करना है। काम को यहाँ पे आप बंद नहीं करेंगे पर काम का पेस यहाँ पे स्लो करेंगे ताकि प्रोडक्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम पर हो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ HR प्लानिंग प्रोसेस। HR प्लानिंग प्रोसेस का यहाँ पे फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे है रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 मेन सीक्वेंशियल फेजेस ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट थ्योरी। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, CRM स्ट्रेटेजी का 3 यहाँ पे मेन सीक्वेंशियल फेजेस आपका है। इम्प्लीमेंटेशन, एनालिसिस और रिसोर्स डेवलपमेंट, ये तीनों फेजेस आपका है, पर इटरेशन यहाँ पे कहीं भी नहीं है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 related to our Constitution of India. Okay, which amendment act of the Constitution of India incorporated the socialist ideal of the workers' participation in management, WPM यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, and made it a guiding principle for state under the directive principles of state policy। DPSP के अंदर WPM को कौन से अमेंडमेंट के तहत यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल के तहत यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। तो यहाँ पे आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू सेवरल वैलिडिटीज। एक्चुअली हियर टेस्ट वैलिडिटी के अंदर आपका आता है कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो कंटेंट वैलिडिटी आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द डिग्री टू व्हिच टेस्ट कंटेंट
टेस्ट कंटेंट यहाँ पे दिया गया है, तो कंटेंट वैलिडिटी आपका हो गया। एज ए सैम्पल रिप्रेजेंट्स ऑल सिचुएशंस दैट कुड हैव बीन इंक्लूडेड, तो ये सारे सिचुएशंस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, जितने सिचुएशंस यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूड हो सकता था, ये सारे सिचुएशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है टेस्ट सैम्पल, टेस्ट कंटेंट यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कंटेंट वैलिडिटी। तो और एक है आपका क्राइटेरियन वैलिडिटी, यहाँ पे दिया नहीं गया। क्राइटेरियन वैलिडिटी का मतलब यहाँ पे होता है हाउ वेल वन मेजर प्रेडिक्ट्स एन आउटकम ऑफ अनदर मेजर। कोई भी अगर आप एक काम करते हैं तो वो आपका प्रेडिक्शन कर देता है कि अनदर काम अगर आप होगा वो कैसा होगा, उसका परफॉर्मेंस लेवल वहाँ पे कितना होगा, तो उसका आउटकम भी ये प्रेडिक्ट कर देता है, तो उसको हम बोलेंगे क्राइटेरियन वैलिडिटी। देन आपका है आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, एक पॉइंट है टेस्ट वैलिडिटी के अंदर, ये तीनों है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जो कंटेंट वैलिडिटी और क्राइटेरियन वैलिडिटी, ठीक है। ये आपका है टेस्ट वैलिडिटी के अंदर। सो विच इज नोन एज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इट इज़ द डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स और परपोर्ट्स टू बी मेजरिंग। जी, जो वो क्लेम करता है, जो वो मेज़र करने के लिए वो अपना क्लेम करता है, वो कितने डिग्री तक वो क्लेम उसका फुलफिल होता है, वो टेस्ट ये मेज़र करता है, तो इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कॉन्करेंट वैलिडिटी और सैम्पल वैलिडिटी, इसका मतलब भी मैंने आपको बोल देना चाहिए। तो कॉन्करेंट वैलिडिटी का मतलब ए टाइप ऑफ एविडेंस दैट कैन बी गैदर्ड टू डिफेंड द यूज ऑफ ए टेस्ट फॉर प्रेडिक्टिंग अदर आउटकम्स। इट इज़ ए पैरामीटर यूज्ड इन सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड अदर बिहेवियरल साइंसेस, ठीक है। ये कॉन्करेंट वैलिडिटी ये सारी चीज़ों में यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है सैम्पल वैलिडिटी, हाउ वेल द टेस्ट कवर्स ऑल द एरियाज यू वांट इट टू कवर। जो टेस्ट आपका होता है कितने अच्छी तरीके से सारे एरियाज को कवर करता है जितने आपको चाहिए, उसको हम बोलेंगे सैम्पल वैलिडिटी। तो नेक्स्ट आपका है कोर कॉम्पिटेंसी के हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु अमंग द फॉलोइंग गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंस। तो कोर कॉम्पिटेंसी या फिर कोर कॉम्पिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए थे C.K. प्रहलाद और G. हेमल। तो कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है, हार्मोनाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेज एंड स्किल्स दैट डिस्टिंग्विश ए फार्म इन द मार्केट प्लेस। तो कोई भी फार्म को मार्केट प्लेस में डिस्टिंग्विश करने के लिए आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज और स्किल्स होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे कोर कॉम्पिटेंस या फिर कोर कॉम्पिटेंसी, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल बट कंटेनेबल थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट्स इज द प्रीमाइज ऑफ व्हिच अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो ये आपका प्लूरलिज्म के अंदर आपका है, ठीक है। तो बाकी सारे अप्रोचेस आपको क्वेश्चन नंबर 31 में अच्छी तरीके से दिया गया है, तो आपको याद रखना चाहिए उस क्वेश्चन में से। Then comes the next question, which of the following terms is used to define an individual or group of individuals which directly or indirectly cause or accelerate organizational change। यहाँ पे directly और indirectly ये accelerate करते हैं organizational change को, उसको हम बोलेंगे change agent, okay। This term is related as change agent। The Industrial Employment Standing Orders Act 1946 applies to every industrial establishment wherein यहाँ पे कितने वर्कर्स काम करना चाहिए, मिनिमम यहाँ पे 100 वर्कर यहाँ पे काम करना चाहिए प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर आधारित है। डैश ट्रांसलेट्स सर्वर एड्रेस टू आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पे सर्वर एड्रेस को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर सकता है, तो वो प्रोटोकॉल का नाम है यहाँ पे डोमेन नेम सर्विस प्रोटोकॉल, DNSP, ओके। देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड exam 2020, dash user are concerned with the norms, values and beliefs embedded in social processes that define right or wrong for an individual or community. So this whole thing is known as morality. Morality is always concerned with the norms or values or beliefs that is embedded in any social process, okay। तो आपको राइट या रॉन्ग को डिसाइड करने के लिए कोई भी सोशल प्रोसेस के अंदर आपको मोरालिटी का हेल्प आपका चाहिए, मोरालिटी आपका चाहिए ही। तो यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे है आपका सेरेंडिपिटी, ठीक है, सेरेंडिपिटी या फिर सिरेंडिपिटी। इसको ये टर्म का मीनिंग आपका क्या है, दिस इज ओनली प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉइज ए सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट इन विच द बिहेवियरल और एकेडमिक नीड्स आर मेट एंड दिस हेल्प टू इम्प्रूव देयर स्किल्स। तो यहाँ पे एक सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे एम्प्लॉई का बिहेवियरल और एकेडमिक नीड्स यहाँ पे फुलफिल किया जाता है। तो यहाँ पे उनका स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे सारे स्टेप लिया जाता है, तो कि यहाँ उनका स्किल्स इम्प्रूव हो सके और साथ ही साथ वो सेटिस्फाइड होके ज़्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो बेनिफिट ही होता है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्शन भी यहाँ पे इम्प्रूव होता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन।
तो दोस्तों ये था आपका EESL का असिस्टेंट ऑफिसर HR का पेपर 2020 का पेपर का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और पहला वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो वो भी आप देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और यहाँ पे आपको कार्ट में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों खुश रहिए, सेफ रहिए इस कोविड के सिचुएशन में, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।